So now we are going to discuss the business rule for josaa counseling and for various academic programs that are offered by IITs and ITs and some premier institutes of HRD. So before proceeding further, let's see what it is written. And like before proceeding further, we must note some of the abbreviation that they have used. As you all know, like all India rank, CBSE क्या होता है, common rank list क्या होता है, CSAB, it's Central Seat Allocation Board. So the two most important thing that are to be noted is DS, which is basically the defense services. कि DS के abbreviation है defense services, and you all know what is JAB, Joint Apex Board, JE and all these. So we must move further now. And here are the instruction like how IITs and NITs and IEST triple ITs allocate some of the academic programs to their students. And here it is one example, it is given that what is academic program. तो academic program क्या होता है, like for example आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया आईआईटी दिल्ली में, और दूसरा academic program है कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया एमएनआईटी इलाहाबाद में. तो इन्होंने बस ये जस्टिफाई किया है कि academic programs how they differ from one institute to another institute. एंड बेस्ड इन्होंने कहा कि आपको एकेडमिक प्रोग्राम वही एलोकेट होंगे बेस्ड अपॉन सर्टेन फैक्टर, लाइक आपकी कैटेगरी क्या है, आप क्या कहते हैं रैंक लिस्ट में आपकी पोजीशन क्या है, आपने प्रेफरेंस क्या दिया है, भले आपकी अच्छी रैंक है एंड आफ्टर दैट यू डोंट नो टू हाउ टू फिल द प्रेफरेंस एंड आपने प्रेफरेंस गलत रखा है, तो बेस्ड अपॉन दैट आपकी रैंक या आपकी जो सीट अवेलेबिलिटी है या आपको जो भी एकेडमिक प्रोग्राम अलॉट होता है तो इसमें डिफर करेगा. कि फॉर एग्जांपल भले आपकी रैंक टॉप 500 में है एंड इफ़ यू हैवंट चोजन कंप्यूटर साइंस एज योर फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम एनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट, सो आपने मैकेनिकल चूज किया है, तो भले आपकी रैंक कितनी भी अच्छी है तो इट विल बी अ बैड ऑन योर पार्ट कि यू वोंट बी गेटिंग कंप्यूटर साइंस देयर. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट योर एकेडमिc programs. And now we may see that entities is nothing like a JAB, joint admission board of J Advanced 2020. It has conducted advance and all these. और फिर इन्होंने ये भी बताया कि CSAB क्या होता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड से ये पॉलिसी नॉर्म्स है NIT ट्रिपल ITs एंड IIEST के लिए होता है, नॉट फॉर IITs. CSAB. और इन्होंने लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और बात की है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर विच इज़ प्रीमियर बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग में और एडमिशन में जोसा ऐसी सब के लिए. सो दीज ऑल द थिंग्स दैट वी शुड नॉट नीड टू नो वेरी मच. सो मूविंग फर्दर, and this is written candidates who can participate in josa. So क्या क्या कहते हैं criteria 1 for those candidate who has qualified the JEE advance, so they can apply for it and they have to satisfy the criteria of performance in class 12. like पहले तो ये था कि 75% is mandatory for all the students, बट आई डोंट नो कि अब मैंडेटरी है या नहीं, प्रोबेबली मैंडेटरी नहीं है बट आपको तो पास तो होना ही है. सो सिमिलर इज द केस विथ अदर ऑल्सो. सो आई एम मूविंग फर्दर. एंड नाउ वी मे सी द व्हाट आर द पार्टीशनिंग ऑफ कैंडिडेट्स. तो इन्होंने क्या कहते हैं कैटेगरी टैग दिया कि क्या कहते हैं आप जनरल में भी क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली कैटेगरी टैग जनरल फॉर इंडियन नेशनल्स. सो इट इज असाइन टू इंडियन नेशनल फॉर जनरल कैटेगरी हु डू नॉट बिलोंग टू जनरल EWS. लाइक आपको जनरल कैटेगरी तभी मिलेगी जब आप जनरल EWS नहीं होगे, OBC नहीं होगे और SC ST नहीं होगे एंड ऑल दीज, एंड नॉट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑल्सो, लाइक आप PWD कैंडिडेट्स नहीं हो. And the second point is that what is category of general PWD. So it is assigned to basically Indian national who do not belong to all these category basically, and candidate must have a valid PWD certificate. अगर आप क्या कहते हैं जनरल PWD का टैग ले रहे हो तो आपके पास PWD सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है. एंड नाउ कैटेगरी टैग ऑफ जनरल EWS. तो ये है कि क्या कहते हैं आप जनरल में तो बिलोंग करते हो बट यू आर फ्रॉम द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड इट इज़ डिफाइंड इन द एनेक्सर 8. एनेक्सर 8 में हम आगे बात करेंगे एंड यू आर नॉट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज. सो आपको वैलिड तो EWS सर्टिफिकेट तो प्रूव ही करना होगा. एंड अब आगे बात करते हैं जनरल EWS एंड हु आर ऑल्सो द PWD. सो दीज आर द वेरियस कैटेगरी दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो मूविंग फर्दर, लाइक हमने क्या कहते हैं OBC NCL में भी PWD डिफाइन किया. फिर एज यू ऑल नो कैटेगरी SC एंड इन SC ऑल्सो PWD इज ऑलरेडी टेकन एंड नाउ देयर इज अ कैटेगरी ST शेड्यूल्ड ट्राइब. सो
scheduled tribes, only ST category will be allotted to those who are not the person with disabilities. Matlab you are not a PWD candidate, but you belong from the ST. And now moving, this is the 10th point. And those category tag who are allotted ST PWD, so they must produce valid ST and PWD certificate. This is the most important point and the mandatory. And now moving further, for the foreign citizens, and now we will be talking about some of the foreign citizens. And next, now I am going to talk about some foreign citizens. So those foreign citizens who are applying for the institution, so there is some of the instructions. So candidates who are not Indian nationals and have studied 10 plus 2 equivalent abroad are assigned foreign tag. Means that अगर आप क्या कहते हैं कोई इंडियन नेशनल है, आप कोई इंडियन नेशनल नहीं है और आप 10+2 या इक्विवेलेंट अब्रॉड से कर रहे हैं, तो आपको यार फॉरेन टैग लगेगा एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन और एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स. And next point is that candidates who are not Indian nationals but have studied 10 plus 2 level or equivalent in India will be assigned category of general tag for seat allocation to IITs. Like अगर आप इंडियन नेशनल नहीं हैं एंड फिर भी आपने 10+2 तो आपने इंडिया से पढ़ा है, तो आपको क्या कहते हैं सीधा जनरल टैग देंगे. दे वोंट बी गिव यू एनी EWS और OBC NCL और SC ST. So this was the important point. And now moving further, so there is some cases with NITs, IIEST and triple ITs. Like हम बार बार IITs और NITs का इसलिए डिफर करते हैं because NIT system, IIEST and triple IT. So these are handled by CSAB while the IIT system is handled by Joint Apex Board. And the first point is that the candidates who are not Indian nationals, मतलब जो candidate Indian national नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल बट इधर उनके पेरेंट्स जो हैं उनके पास या OCI या PIO कार्ड है, मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड है, मतलब जोसा रजिस्ट्रेशन के टाइम कि उनके पेरेंट्स के पास है बट दे आर नॉट इंडियन नेशनल, तो यार उन्हें फिर वो ना जनरल कैटेगरी में ट्रीट करेंगे अगर उनका कोई भी सीट एलोकेशन होता है. एंड ना ही उन्हें क्या कहते हैं होम स्टेट का स्टेटस मिलेगा ना ही अदर स्टेट्स का, ऑल इंडिया कोटा चलेगा उनके लिए. एंड फर्दर द नेक्स्ट पॉइंट इज OCI और PIO कैंडिडेट्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और जिन्होंने क्लास ट्वेल्थ जो है एग्जामिनेशन किया है इंडिया से, इंडियन नेशनल, और उनकी जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वही होगी कि जहाँ से उन्होंने अपना क्लास 12 पास आउट किया है. सो दिस इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उन्हें भी किसी भी काइंड का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा लाइक जनरल EWS OBC NCLs, उन पे भी कोई ऐसा टैग नहीं लगेगा. दे विल बी ट्रीटेड एज द जनरल कैंडिडेट्स. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट ऑल अदर फॉरेन कैंडिडेट्स, और कोई से भी फॉरेन कैंडिडेट्स हों और जो कोई सा भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई करते, तो साफ साफ है उन्हें यार फॉरेन टैग दिया जाएगा और उन्हें सीट एलोकेशन के लिए जोसा के लिए फॉर एग्जांपल NIT IIST ट्रिपल IT एंड GFTIs के लिए नहीं अलाउड होगा. दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सीट एलोकेशन. नाउ मूविंग एट द सिक्स पॉइंट, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड JEE एडवांस, और उन्होंने जो अपने डेटाबेस में अपनी कैटेगरी प्रोवाइड की होगी जैब को, सो इट विल बी कंसीडर एंड बेस्ड अपॉन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपको उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड JEE एडवांस, भाई आपने तो JEE एडवांस नहीं दिया तो ऑल द चॉइसेस विल बी लॉक फॉर IITs. ओके, सिंपल ऑप्शन. Moving at the 8th point, for the purpose of allocating seat for NITs, IIEST and other GFTIs, candidates are also assigned a state code of eligibility. यार अगर आप NITs, IIEST या GFTIs में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी नाउ फॉर द पर्पज ऑफ एलोकेटिंग सीट्स फॉर NITs, IIST एंड अदर GFTIs, तो यार आपको स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मिलती है. बस दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी ठीक से समझना कि एक ऐसा कोड है ना जहाँ से आपने क्लास 12th एग्जामिनेशन पास आउट किया है, और फिर उससे नहीं मतलब कि आपका क्या कहते हैं प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेटिव प्लेस. मतलब आप जहाँ पे रहते हो, रह रहे हो, या आपका जो परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है उस पर नहीं डिपेंड करता स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी. सिमिलर यही डिपेंड करता है कि आपने जहाँ से क्लास 12 किया है. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, इफ ए कैंडिडेट अपीयर फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन,
अगर कोई भी कैंडिडेट है वो अपीयर करता है क्लास 12 के एग्जामिनेशन से न्यू दिल्ली में, और वो भाई रेजिडेंट है नोएडा का, ही इज लिविंग इन नोएडा, एक्चुअली उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस नोएडा है, बट वो स्टडी कर रहा है न्यू दिल्ली में, उसका स्कूल न्यू दिल्ली में, तो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जो होगी इट विल बी अ दिल्ली ओनली। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ अ कैंडिडेट हैज पास्ड क्लास 12 फ्रॉम वन स्टेट, भाई उसने क्लास 12 एक स्टेट से पास कर दी, लेकिन इसमें यही है कि बस इंप्रूवमेंट वो अदर स्टेट से दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट प्रेजेंट इन द नेटिव स्टेट फ्रॉम विच ही हैड स्टडीड, सो द कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वही होगा जहां से वो क्लास 12 में चाहे पास हुआ था चाहे फेल हुआ था, बस उसी चीज को कंसिडर किया जाएगा। एंड फॉर द पॉइंट नंबर सी, फॉर इंडियन नेशनल हु आर पासिंग द क्लास 12 फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, जो इंडियन नेशनल है भाई लेकिन बाहर से वो पास किए हैं, तो जो उनकी स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी होगी ना वो उनका परमानेंट एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज इन इंडिया, ही वाज लिविंग इन इंडिया, ही हैज अ परमानेंट एड्रेस इन इंडिया, बट he was passed out his class 12 from Abu Dhabi or Dubai or something else, so the state code of eligibility will be his permanent address. If a person is living in Delhi, or you, I guess you are getting it. So moving next point, for India national passing the class 12th examination from Nepal, Bhutan and all these, so उनका परमानेंट एड्रेस जो पासपोर्ट पे होगा, तो कोई जरूरत नहीं है अगर उनको स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी लेने की, दैट्स ऑल। And for this is the D point, the state code of eligibility for overseas citizen of India, person of Indian origin who passed class 12th examination in India, Indian national की तरह यार उन्होंने class 12th यहीं से पास किया है। And however overseas citizen of India, person of Indian origin passing the class 12 from an institution abroad, वो एलिजिबल है अदर स्टेट कोटा के लिए यार, होम स्टेट कोटा उनको अप्लीकेबल नहीं होगा। सो फॉर इंडियन स्टूडेंट्स नो नीड टू वरी, and we all know ki how these are the category tags, so we won't be discussing it further. Now the most important point is that, like we all know, all NITs except NIT Goa and Srinagar, and IEST and PC Chandigarh. Now we are going to talk about some division of seats into program section। तो इन्होंने यहाँ पे बस ये बताया है कि हाउ द टोटल इनटेक ऑफ फॉर एन एकेडमिक प्रोग्राम इज डिवाइडेड, लाइक यार ओपन कॉम कितना लेंगे, ईडब्ल्यूएस को कितना लेंगे, ओबीसी को कितना, एसटी एंड ऑल दीज। तो जस्ट वी डू नॉट मच, we should not discuss much. So moving at the 10th point, the category tag of candidates who are eligible for various program। तो यार ये तो इन्होंने कैटेगरी टैग दिया है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बस यही समझना है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एन ओबीसी एनसीएल एंड इफ यू हैव अलॉटेड, इफ यू हैव गॉट समथिंग रैंक, लाइक आप टॉप 100 में रैंक ले आए हो, तो यार आपको ना फिर क्या कहते हैं ओपन कैटेगरी में ही सीधे अलॉट हो जाएगी, और उस पर मतलब कैटेगरी टैग ये नहीं कहेगा कि यू आर अलॉटेड द सीट फ्रॉम द ओबीसी एनसीएल, or you are allotted from the SC candidate, or you are allotted from the ST seat, all these। and अगर if you are in general EWS and आपको EWS से ही allotment हो रहा है, तो आपको फिर जो है टैग जनरल EWS का आएगा। in the similar way all these, like if you are an ST and along with you are a person with disabilities, so you will be allotted the seat of ST PWD। and for example there is also a case of category tag for foreigners, so that they can avail for the supernumerary seats in IITs, ताकि उनको IITs में supernumerary seats के तहत उनको admit किया जा सके। so there is a category tag for foreigners also, foreigners। and 11th point is the division of program seats in NIT plus system। so how the programs are divided, so it is written that in addition to the division of program seat, like हम कौन कौन सी category of candidate को लेंगे, that those seats which are offered by NITs, IIEST शिवपुर and PC चंडीगढ़। so इन्होंने home state quota define किया and other state quota define किया। so in the initial case हमने जब IIT के केस में देखा था, तो there is no home state quota, no other state quota, the quota is only all Indian quota, all India quota। so home state quota यही है कि आपकी जो state code of eligibility होगी, the same is the state in which you have studied your class 12th, जहाँ से आपने क्लास 12th स्टडी किया है या आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वही है, तो आपका होम स्टेट कोटा वही कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डन योर स्कूलिंग in class 12 from Delhi, so the home state quota will be Delhi, whether you are the permanent residents of Noida or Uttar Pradesh or 7 sister states, आप नॉर्थ ईस्ट के भी हो, so कोई मतलब नहीं बनता। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अदर स्टेट कोटा, फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं दिल्ली में हो, आप एडमिशन चाह रहे हो तिरुचिरापल्ली में, तो यार आपको तो अदर स्टेट कोटा ही मिलेगा।
And second point is that the home state quota for Ghani Khan Chaudhary Institute of Engineering, I don't know where it is. It is situated in Malda, West Bengal. It is not very much famous. तो इन्होंने ये कहा ना कि घानी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने ये कहा कि हम जो है कैंडिडेट सेवन सिस्टर स्टेट से लेंगे, इनको जो है होम स्टेट का कोटा देंगे। इन्होंने कहा कि हम वेस्ट बंगाल से हैं, मालदा से हैं, लेकिन इफ द स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम द सेवन सिस्टर स्टेट्स, इट्स मे बी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा, तो हम उनको होम स्टेट में इंक्लूड करेंगे। और उन्होंने क्या कहा, अदर स्टेट कोटा इज डिफाइंड फॉर कैंडिडेट्स, और अदर स्टेट कोटा उन्हीं को लगेगा जो इन सब में से सेवन सिस्टर स्टेट्स में से नहीं है, अलॉन्ग विथ वेस्ट बंगाल। कि अगर आप वेस्ट बंगाल से बाहर के हो, सेवन सिस्टर स्टेट्स में नहीं हो, तो द कोटा विल बी अदर स्टेट कोटा। आई डोंट नो व्हाई विल the candidates will prefer for this institute. I don't know very much. So the third point is that seat for academic program offered by Assam University Silchar. So there are some of the academic programs that Assam University offers. BITS Mesra and Pondicherry Engineering College. It's not that PEC Chandigarh, it's Pondicherry Engineering College पुदुचेरी। सो उन्होंने भी होम स्टेट कोटा और एंड ऑल इंडिया कोटा में डिवाइड कर रखा है, उन्होंने अदर स्टेट कोटा की बात नहीं की है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। And in the fourth point, in all the institute not mentioned above, there is only one seat all India quota. तो यार और बाकी जो बच्चे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने ये सब मेंशन नहीं किया है, तो बस ऑल इंडिया कोटा पे ही चलते हैं, लाइक द IITs। and it is a 12 sub clause A in addition to other state quota for NIT गोवा। अगर क्या कहते हैं अदर स्टेट कोटा NIT गोवा के लिए देखोगे तो 50% होम स्टेट सीट फॉर गोवा शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो 50% होम स्टेट इन्होंने रिजर्व किया है, तो कुछ ऐसे इन्होंने डिवाइड किया है कि 40% जो होम स्टेट सीट है वो गोवा के स्टूडेंट्स के लिए मेनली रिजर्व है। कि उन्होंने कहा कि जो 40% स्टूडेंट्स होंगे वो प्रिफरेबली विल बी फ्रॉम गोवा। एंड द पॉइंट नंबर सेकंड इज दैट द बैलेंस 10%, कि उन्होंने 50% तो होम स्टेट के लिए रिजर्व किया है, तो 40% जो है स्टूडेंट्स ऑफ गोवा के लिए रिजर्व है, एंड द नेक्स्ट 10% विच इज shared by the students of UT of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep। इन्होंने कहा बाकी जो 10% होम स्टेट कोटा में यूटी जो दमन एंड दीव के बच्चे होंगे, दादरा नगर हवेली के एंड लक्षद्वीप के, इवन आई डोंट नो सो देयर आर वेरी मच लेस स्टूडेंट फ्रॉम ऑल दीज यूटीज, तो 10% is enough for them, no need to worry। And there is a third point, any unfilled home state seats out of the above 10% will be utilized by Goa। अगर कोई भी अनफिल्ड सीटें रही इस होम स्टेट कोटा में, तो ये होगा कि बाकी गोवा जो है अपने स्टेट के बच्चों को प्रॉफिट दे सकता है, कि द बेनिफिट विल बी अवेल्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ गोवा। एंड द बी पॉइंट इज दैट a special quota 5% seat in UG program at NIT Srinagar shall be reserved for eligible students of UT of Ladakh। It is a good option कि अगर आप लद्दाख की हो तो यार 5% सीट तो यूजी प्रोग्राम में रिजर्व है आपके लिए। एंड विद इन ओवरऑल होम स्टेट कोटा सीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड 50% जो सीट होगी होम स्टेट कोटा की वो स्टूडेंट्स ऑफ JNK विल बी गिवन। एंड नाउ दीज आर द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट सीट कोटा इन NITs, IIST and other GFTI। GFTIs are basically government funded technical institutions। So I was discussing these are the eligible candidates based on home state quota and other state quota। And Ghani Khan Chaudhary Institute, we already talked about it। Assam University, BITS Mesra, Pondicherry Engineering College, Puducherry, NIT Goa, all are completed। NIT Srinagar, everything is okay। So for now, for states and union territories, so now I was discussing some of the supernumerary seats and for state and UTs without an NIT। so जिस state और UT में NITs नहीं है तो उनके लिए home quota selected NITs को लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ वी टेक द केस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए होम स्टेट जो है अंडमान में तो NIT है नहीं, तो आपके लिए NIT पुदुचेरी होगी। एंड नेक्स्ट टेकिंग द केस ऑफ द लक्षद्वीप, तो उन्होंने कहा NIT गोवा, दमन एंड दीव NIT गोवा, दादरा एंड नगर हवेली NIT गोवा, चंडीगढ़ NIT दिल्ली, Chandigarh is in UT and Ladakh is also NIT Srinagar। So all these NITs are allocated with respect to certain union territories। Now supernumerary seats for UTs of Andaman Nicobar Island, Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep Island will be the NITs shown below। एंड इन्होंने कहा अगर तो आपको सुपरन्यूमेरी सीट्स के लिए जो NITs रिजर्व हैं फॉर UTs of Andaman Nicobar, it is NIT दुर्गापुर,
and for Lakshadweep NIT Calicut, which is itself in Kerala, Daman and Diu NIT Surat, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli NIT Surat, Gujarat. So supernumerary seat allocation of these UTs will be done after JOSA and seat acceptance under JOSA special rounds. When the special round will be for NITs, IITs, and GFTIs, not for IITs. The business rule and schedule for allocating these supernumerary seats will be announced by CSAB, and the special round basically will be announced by CSAB, and for that the business rule will be quite different from JOSA. So you have to check the CSAB website. And the point number 14 is the number of seat available for different candidate categories. जो भी सीटें अवेलेबल होंगी और सारे डिफरेंट कैंडिडेट कैटेगरीज जिनकी कैटेगरीज डिफरेंट होंगी या उनके कोटा डिफरेंट होंगे तो जोसा पे उनकी सीट मैट्रिक्स विल बी शोन. You have to check for that. And for JOSA 2020 as allocate seats as per the seat matrix data provided by participated institute, so it is the sole responsibility for each participating institute to provide seat matrix. Basically it is not for the candidates, it is for participating institutes. Now moving to the rank list. So the type of rank list will be prepared. As you all know, even you have got your ranks, so there are CRL. If you are in general EWS, so EWS separate rank list. If you are in OBC and CL, so you have a separate rank list. For SC candidates, there is a separate rank list. ST also separate rank list. Now moving further, and so there are 10 type of rank lists that are prepared, so I won't be discussing it. And now the point number 16, which is written only for IITs. The following rank list will be prepared to include candidates who have secured at least 2.5% marks in each of the 3 subjects and at least 8.75 aggregate mark in JEE Advanced. So it is just for the preparation of rank list कि आपको क्या कहते हैं इतना परसेंट मार्क्स तो कंपलसरी लाना ही हर सेक्शन में. So this is not for important from the perspective of JOSA. So moving ahead, so it is also it is a minimum percentage of marks that is prepared by the JAP is annexure 6. Now, so point number 18, rank list as mentioned in point number 16 for admission to NITs, IIEST, triple ITs and other GFTIs are prepared by JEE Apex board. One set of 10 rank lists based on performance of candidate in JEE Main. So what was your performance? Second set of 10 rank lists based on performance of candidate in JEE Main 2020 BR paper. Like if you have opted for BE or BTech, or some of the candidates also opt for BR, so there is a separate rank list for both of them. And third subclause point is that third set of 10 rank lists based on the performance of candidates in JEE Main B planning paper. So there will be the separate rank list for all these. And now the 7th point is the sequence in which seat allocation are considered for seat allocation, and this is the important point. Now we'll be discussing it. So the table below given the business school for seat allocation following: all candidates to academic programs at IITs, triple ITs, home state candidates to NITs and IIEST Shivpur and PEC Chandigarh, other state candidates to academic program at NITs, IIEST, Shivpur and PC Chandigarh. So this is the table and we may see from it. Now we are skipping some of the non-important procedures. So this is a 8 point multiple student same rank rule. So the point number 22 says that suppose there is a less number of seat, मानो कि कम सीट है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में. फॉर एग्जांपल many candidates, the seat is 5 for EWS candidates, and if there are more than 5 candidates who are seeking the same category wise rank for admission to the same computer science program, so they will be offered seat by creating requisite number of supernumerary seat. Then the case will be justified ki how the supernumerary seats are created and how they are allocated. And the point number 9 is only for IITs, for the defense service candidates, for the defense students. A DS student must be in CRL कि भाई उसकी रैंक तो CRL में होना चाहिए, वो भी DS कैटेगरी में, पहली चीज. And candidates who are eligible for seat allocation and DS category will also be considered. Like अगर आप DS कैटेगरी में हो तो और आपकी कैटेगरी समथिंग SC ST और जनरल PWD OBC NCL है तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा. इट इज दैट ओनली कि फॉर एग्जांपल अंडर DS कैटेगरी के अंडर में भी इफ यू आर जनरल EWS OBC NCL SC ST आपकी कैटेगरी वाइज सीट एलोकेशन होगा.
फॉर एग्जाम्पल इफ अ कैंडिडेट बिलोंग टू द ओबीसी एनसीएल, कि मतलब कोई भी कैंडिडेट है अगर वो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से है एंड इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर डीएस कैटेगरी, उसको डीएस कैटेगरी के भी तहत एडमिशन मिल रहा है, देन द कैंडिडेट विल बी कंसीडर द सीट एलोकेशन इन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ एन आईआईटी इन द फॉलोइंग, फर्स्ट ओपन सीट्स में, फिर उसके बाद उसके लिए चेक की जाएगी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सीट में क्या है, और फिर उसके बाद उसकी अंडर डीएस कैटेगरी. So in sub categories it will be checked and according to that the seat will be allocated. Point number 10, only for IITs, seat allocated for the candidates with foreign tax. So here is a point for the foreign students. What is that? Foreign tag candidate should be in the CRL. भाई CRL में तो होना जरूरी है. सेटिस्फाई ऑल द एलिजिबल रिक्वायरमेंट, की जनरल कैटेगरी आपको कंसीडर करेंगे और आपको सारी रिक्वायरमेंट करनी होगी. सीट एलोकेशन टू फॉरेन tag candidates is carried out after the seat allocation of Indian national candidate is completed. पहले यार इन्होंने कहा ना कि पहले हम तो सीट एलोकेशन इंडियन स्टूडेंट्स का कर लेंगे फिर आपका करेंगे, तो यार ये तो आपके साथ अन्याय है. फिर a seat in an academic program will be allotted to a foreign tag candidate if his rank is same or better than closing rank of general candidate in the academic program. भाई आपको तो यार ना सीट तभी अलॉट होगी ना जब यार आप बेटर करोगे एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट से, या उनकी तरह करोगे जैसे इंडियन वालों का है, या आपको उनसे बेटर करना पड़ेगा, तो यार आपको सीट एलोकेट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, इफ यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, if you're a foreign student, so why you want to join Indian university? Just this question was coming in my mind, so please don't mind it, so please reply to it. Sorry, it's point number 25. So seats to be allocated to foreign tag candidates will be supernumerary. यार आपको बस एक चीज अच्छा किया इन्होंने कि जस्ट आपको जनरल कैटेगरी में ले गए थे, इन्होंने सुपरनुमेरी सीट क्रिएट की कि so that you should be benefited. Why should everything be done for you only? Everything is made for the Indian candidates, so where is your place? They have fixed the place for you all, so it's time to be happy. Point number 26, the total number of supernumerary seats allocated in each IIT include those allocated to foreign tag candidates. भाई जितनी भी सुपरनुमेरी सीट अलॉट होती हैं हर आईआईटी जोन को या फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टीट्यूशन को, सो वो इंक्लूड करेगा फॉरेन टैग इन कैंडिडेट्स को, और सिर्फ 10% ही अलॉट होगी सुपरनुमेरी सीट्स, not more than that. And it is the 11th point, only for NITs, IIST, triple IT and GFTI. Admission of foreign tech candidates to NITs and all these is not in the purview of CSAB and is not in the purview of josaa 2020. इन्होंने कहा अगर आप फॉरेन टैग से एडमिशन ले रहे हो तो ये मतलब जोसा के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, CSAB के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता. That's all. And now we are going to seek point number 12 for seat allocation to preparatory courses. यार preparatory courses में क्यों जाना चाहते हो यार, जस्ट मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ. Like I think that if you have a chance left, so it's better to go and join any coaching institute and further try for it. But if you are getting the preparatory courses, then one more option is better, is that you get again one chance to give for the entrance, so it is also better. So these are the rules for preparatory courses for every round allocation, so I don't need to discuss much on that because there are very less candidates with the preparatory rank list. And this is a sub point 13, D reservation of unfilled seats in an academic program. Unfilled general EWS and OBC seats will be D reserved and it is as open category seat for allocation in every round of seat allocation. मतलब जो सीटें नहीं फिल हो पाएंगी या कैटेगरी वाइज तो फिर उसको जो है ओपन कैटेगरी में ये डाल देते हैं, बस यही है. अनफिल्ड SC ST कैटेगरी सीट भाई उसको डी रिजर्व नहीं कर सकते. दिस इज द इम्पॉर्टेंट. SC ST जो सीट है इट विल बी प्योरली रिजर्व एंड इट कांट बी डी रिजर्व कि लाइक क्या कहते हैं उसको ओपन कैटेगरी में डाल के और जनरल स्टूडेंट्स या किसी भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो ले गए हो. And now we are talking about point number 29. So rules for de-reservation of seat will be applicable for every round of allocation. भाई ये जो de-reservation की सीट का रूल है ना वो हर राउंड ऑफ एलोकेशन के लिए मैंडेटरी है, और अगर एकेडमिक प्रोग्राम कोई भी IITs में ऑफर हो रही हैं तो applicable after seat allocation for preparatory course. Like I don't know very much about the preparatory course, so I don't like to discuss on much on. Now there are some discussion related to point 29 subclause A. So it is written that
for the de-reservation criteria. So this is some points like अगर unfilled open PWD कैटेगरी है, लाइक आप PWD कैटेगरी से हो एंड ओपन हो और उसमें कोई भी सीट अगर डी रिजर्व होती है या बचती है तो ओपन कैटेगरी के लिए यूज होगी फॉर एलोकेशन. लाइक अगर ओपन PW कैटेगरी के लिए रिजर्व है एंड PWD कैंडिडेट्स उस टाइम नॉट अवेलेबल है and based upon the criteria of the algorithm that they used to follow, so the open category seat for allocation will be allotted for the open category. And the next sub point is B point. Unfilled general EWS PWD category seats. Like if somebody is from general EWS and also is a person with disability, so for de-reservation rule and it will be treated as general EWS category for allocation. कि अगर फिर एलोकेट होता है उसमें कोई सीट बचती है तो जनरल ईडब्ल्यूएस को अलॉट कर देंगे. अनफिल्ड ओबीसी एनसीएल की जब बात आती है कि भाई ओबीसी एनसीएल है और पीडब्ल्यूडी है तो फिर ओबीसी एनसीएल को अलॉट कर देंगे इफ रिमेन्स. एंड अनफिल्ड एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो भाई वो फिर बस यही है यार, जिसमें भी जिस कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी का बच जाएगा ना वो उसकी अपर कैटेगरी को, लाइक इफ इट इज इनसाइड एसटी तो इट विल बी अलॉटिंग टू एसटी ओनली. एंड मूविंग फर्दर, द पॉइंट नंबर 14, चेंज ऑफ पर्सनल एंड अदर डिटेल्स. लाइक हाउ टू चेंज योर पर्सनल डिटेल. तो इन्होंने कहा यार आपने रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कर लिया होगा. सो बस इन्होंने ये कह दिया ना कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप क्या अपने पर्सनल डिटेल्स हो गए जैसे नेम, फादर, मदर्स, ये तो आपने एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म आपने तभी दिया होगा. बर्थ कैटेगरी ये सब नहीं चेंज कर सकते बट आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी एंड जेंडर, बस ये 3 चीज़ चेंज कर सकते हो. एंड पॉइंट नंबर 15, सुपरनुमेरी सीट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स. यस इट इज़ वेरी गुड. सो बस इसमें यार कुछ नहीं है कि बस इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स. लाइक इनके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने कहा ना, क्या कहते हैं कि जेंडर बैलेंस नहीं है, कि हमारे पास उतने मतलब गर्ल्स नहीं है, तो इन्होंने बस ये कहा ना कि एटलीस्ट 20% तो हर जगह यार सुपरनुमेरी सीट से इन्हें जेंडर बायस को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ऐसा सुपरनुमेरी सीट फीमेल कैंडिडेट्स के लिया है. तो इट इज़ बेटर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स. अगर फॉर एग्जांपल आप कई एडवांस में लाइक आपको कोई भी आईआईटीज लेनी है एंड इफ इट क्लोजेस फॉर अबाउट 11,000, मान लो आप 6 राउंड तक गए और इफ़ यू आर अ बॉय एंड इफ द रैंक क्लोजेस बाय द 11,000, 11,000 तक मानो रैंक मतलब क्लोज हो जाती है, तो फॉर मतलब फीमेल कैंडिडेट्स तो इट विल प्रोसीड till 15,000 or 16,000. So it is the beauty of supernumerary seats, like to achieve this objective and in according with the direction of MHRD. अब आप जानते हो यार MHRD लोगों ने बना दिया रूल तो we could not do any further. So it is betterment for the female candidates in India. So I really like it. I also like it to improve the gender balance. But what can I say? I have also faced the same issue like you all. And the cutoffs. So the qualifying cutoff marks for each program IIT will be computed in gender obvious manner. And like you may see it यार, आपके रैंक लिस्ट पे होगा या आपको जो भी मिला होगा. एंड फॉर क्रिएशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर 2020. सो इफ वी कंसीडर एनी प्रोग्राम पी, फॉर एग्जांपल आईटी दिल्ली की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लो या एमएनआईटी इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. सो 2 सीट पोल होगी, एक जेंडर न्यूट्रल पी का और फीमेल का. तो फीमेल को तो यार प्रियोरिटी देंगे अकॉर्डिंग टू सुपर न्यूमेरिक सीट, बस यही लिखा है. और इन्होंने कहा एवरी आईटी मस्ट हैव एटलीस्ट 20% फीमेल ऑल टुगेदर. उनकी यूजी प्रोग्राम में 20% वो फीमेल ले रहे हैं एंड इट बाय यूजिंग द सुपर न्यूमेरिक सीट्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स. सो अब आप यार जान लो कि हाउ इट इज़ हार्ड टू फाइंड द सीट. नॉन फीमेल कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल ओनली फॉर सीट फ्रॉम जेंडर न्यूट्रल पोल. सो जो नॉन फीमेल कैंडिडेट्स होंगे लाइक बॉयज़ यार, बस साफ साफ यही है कि इफ़ यू आर अ मेल यू विल बी एलिजिबल फॉर जेंडर न्यूट्रल बेसिस. फीमेल कैंडिडेट्स उन्हें दोनों पोल अलाउड होगा कि यार उनको तो उसमें भी अलॉटमेंट मिलेगा. फॉर एग्जांपल उनको जेंडर न्यूट्रल में भी रैंक होगी और फॉर एग्जांपल इफ दे आर यूजिंग देयर फीमेल ओनली सो they will be allotted according to that also. So better will be given. However, a female candidate desirous of P first compete for a seat from female only. After she fails to get seat from this post, she will compete for a seat from gender neutral. अरे यार जब क्या कहते हो फीमेल से ही फेल हो जाएगी यार तो जेंडर न्यूट्रल में नहीं आ सकता ना. So it is very hard also. Reservation policy, you all know very much well about that. As per Government of India norms, Mandal Commission report, you all know all these things. So moving further. So it is, for example, it is written that for IIT which have all India quota. इसमें यार स्टेट कोटा होम स्टेट नहीं होता तो 10 लिखा है. there are 10 program section respective categories को as we have discussed initially. So for an IIT system either 2 type of quota, ये भी यूज़ करेंगे यार. ये कितने कोटा यूज़ करते हैं, they are much smarter.
And point number 4, the seat allocation algorithm guarantees the following properties. जो सीट एलोकेशन एल्गोरिदम है, लाइक आई यूज्ड टू टॉक, कि वो जो एल्गोरिदम फॉलो करते हैं मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है. नो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट फॉर नॉन फीमेल कंपेयर टू नॉन फीमेल एडमिटेड. बस यार इन्होंने ये कहा ना कि जो अवेलेबल सीट है ना फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, या फॉर नॉट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, बेसिकली फॉर नॉन फीमेल कैंडिडेट्स कंपेयर टू नॉन फीमेल. नॉन फीमेल मीन्स बॉयज. जो बॉयज की सीट 2019 में थी ना, और जो 2020 में अलॉट होगी, तो ऐसा नहीं यार आपके लिए सीट कम हो जाएगी. तो ये एल्गोरिदम फॉलो करते हैं. तो उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, इट फॉलोज फ्रॉम पॉइंट बी अबव द नंबर ऑफ सीट फॉर जेंडर न्यूट्रल पोल ऑफ एन इंस्टीट्यूट. एग्जाम्पल इन्होंने आईटी दिल्ली का दिया है. 2020 में विल नॉट बी लेस देन नंबर ऑफ सीट, मतलब 2019 के कंपैरिजन में इनकी सीट कम नहीं होगी फॉर जेंडर न्यूट्रल बेसिस. तो इनका एल्गोरिदम ऐसे काम करता है. So they have designed their program in such a way and they follow such a good algorithm. Point number B, no adverse effect due to separate seat pool for female candidates. भाई ये फीमेल को भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होने देंगे, इन्होंने ये भी वादा किया है. अच्छे वादे हैं. नोट दैट फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अ सीट फीमेल ओनली पोल एज वेल एज. भाई इन्होंने कहा ना आप दोनों सीट से लड़ो, जिस सीट से पा जाओ ले जाओ. सो इट मे बी appear that female candidates can reduce the chance of non female candidates. मतलब यार ये तो बात मैंने पहले ही कही थी, जेंडर न्यूट्रल के लिए तो यार जगह ही नहीं है, बस भाग जाओ यहाँ से. बट द की पॉइंट टू बी नोटेड दैट फीमेल कैंडिडेट विल compete फॉर अ सीट इन जेंडर न्यूट्रल पोल ओनली आफ्टर शी फेल्स. भाई जब आप फीमेल से ना हार जाओगे ना, तब आपको जेंडर न्यूट्रल में ले लेंगे, कि पहले तो आपकी लड़ाई करवाएंगे एक महिला की दूसरी महिला से, एंड आफ्टर दैट इफ यू विल विन, इफ यू विल गेट द सीट इट इज गुड, अदरवाइज आपको तो यार लड़ा देंगे फिर अच्छे से. So it is very important to note that how hard it is. Again, I am saying the same word, how hard. Now, all seat of program section of gender neutral poll are occupied by non-female candidates only. So what is that? कि जितनी भी सीट होगी प्रोग्राम सेक्शन जेंडर न्यूट्रल पोल की, वो नॉन फीमेल कैंडिडेट्स के, मतलब यार जेंडर न्यूट्रल ना यार तुम बॉयज के लिए, बस इतना जान लो. द एलोकेशन ऑफ ऑल सीट ऑफ प्रोग्राम सेक्शन ऑफ जेंडर न्यूट्रल पोल एंड इट्स फीमेल ओनली काउंटर पार्ट combined is done purely based on merit without any gender bias preference. So जो एलोकेशन होगी सीट की प्रोग्राम सेक्शन ऑफ जेंडर न्यूट्रल पोल और उनकी फीमेल ओनली काउंटर पार्ट, वो प्योरली मेरिट बेस पे होगी और जेंडर वाइज प्रेफरेंस में नहीं होगी. बस इतना नोट कर लो. फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर हम फीमेल ओनली का यूज करेंगे काउंट करना, तो पहले आपके और जो फीमेल आपका नेक्स्ट काउंटर पार्ट होगा. सो इट विल बी लाइक फीमेल वर्सेस फीमेल और जेंडर न्यूट्रल वर्सेस जेंडर न्यूट्रल, पहले तो यही होगा. द फॉलोइंग एग्जांपल स्टेट दैट प्रॉपर्ली स्टेट. कंसीडर कोई भी प्रोग्राम है आईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग का, इन्होंने एग्जांपल दिया. नंबर ऑफ इट्स सीट्स फॉर एससी कैटेगरी बिलोंगिंग टू जेंडर न्यूट्रल पोल एंड फीमेल ओनली आर 8 and 2. इन्होंने कहा ना अगर कोई भी एससी कैटेगरी से जो जेंडर न्यूट्रल है उनके लिए जो सीट इन्होंने फिक्स की 8 कर दी कि बॉयज के लिए, और फीमेल के लिए उन्होंने कर दी. तो सो द एलोकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिथम विल गारंटी दैट इफ लेस देन 8 सीट फ्रॉम जेंडर न्यूट्रल पोल, अगर कि इन्होंने एल्गोरिथम कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि अगर 8 सीट से कम होगी जेंडर न्यूट्रल पोल के लिए, तो नॉन फीमेल कैंडिडेट को मिलेगी, मतलब बॉयज को मिलेगी. सो दे देन ऑल द 10 सीट ऑफ आईआईटी दिल्ली फॉर एससी कैटेगरी ऑन प्योर मेरिट बेसिस विदाउट एनी जेंडर बायस. इन्होंने कहा ना कि क्या कहते हैं बिना किसी जेंडर बायस के लिए, कि क्या कहते हैं, जस्ट इसमें ये है, नाउ दे हैव कंसीडर एन एग्जांपल. लाइक इन्होंने कहा कि कंसीडर एनी प्रोग्राम, यार कोई प्रोग्राम कंसीडर करो, सिंस दे हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ आईआईटी दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग. सो इट हैज सेड दैट कि मानो एससी कैटेगरी है कोई, एंड जेंडर न्यूट्रल के लिए उन्होंने 8 सीट पकड़ा दी, फीमेल के लिए उन्होंने 2 सीट पकड़ा दी हैं. तो उन्होंने कहा ना, तो जो जेंडर न्यूट्रल पोल होगा वो नॉन फीमेल, उसमें तो बॉयज होंगे और लेस देन 8 ही हो सकते हैं, और बाकी जो फीमेल की सीट्स होंगी तो फीमेल पोल, तो टोटल 10 सीट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए फॉर द एससी कैटेगरी. तो प्योरली मेरिट बेस पे होगा और बिना जेंडर बायस, बिना प्रेफरेंस के. उन्होंने कहा कि लाइक जेंडर वर्सेस न्यूट्रल वर्सेस जेंडर न्यूट्रल, फीमेल वर्सेस फीमेल, बट it is very hard in gender neutral versus gender neutral. So female will be very much benefited from the supernumerary seats. And now for point number C, for IIT's UG programs I have already explained कि 20% female तो होना ही है यार, इनको female चाहिए this time 2021. It is very good if they are using, if they are reserving the seats for the female candidates, it is very good on the part of MHRD. So the point number
D. For NITs, IAST, Shipur and some of triple ITs, individual UG program will have at least 20% female. Similar is the case for CSAB system. Under no circumstances a female candidate will be denied a seat. मतलब while allocating that seat to a non-female candidate worse rank than her and satisfying the same eligibility criteria. इन्होंने कहा किसी भी circumstances में कोई भी female candidate को कोई भी सीट एकेडमिक प्रोग्राम में के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा जब हम किसी भी नॉन फीमेल कैंडिडेट के साथ उसका अगर उसका वर्स रैंक है उससे फॉर अ फीमेल कैंडिडेट एंड अगर वो सेम criteria satisfy करे so it is a worst point. I don't know, like it is a point to ponder. Point number 5, order of category and gender. So it is also very important for us. So now we are going to discuss the point number 5, that is order of category and gender. While allocating a seat, मतलब इसमें यही है क्या ना कि इन्होंने एक एग्जांपल दिखाया कि कोई ABC NCL फीमेल कैंडिडेट है जिसकी वैलिड जनरल रैंक भी उसके पास है तो मतलब शी इज एस्पिरेंट ऑफ सीट इन एन एकेडमिक प्रोग्राम पी मानो उसने एकेडमिक प्रोग्राम पी चॉइस फिलिंग में डाल रखा है और पहले उसकी सीट जो होगी ना वो फीमेल ओनली पूल ऑफ जनरल कैंडिडेट्स ली जाएगी पहले तो उसे फीमेल ओनली पूल में लेंगे फिर उस प्रोग्राम के लिए फिर उसके बाद जेंडर न्यूट्रल पूल ऑफ जनरल सीट्स उसके बाद उसे जेंडर न्यूट्रल में बैठाएंगे उसी प्रोग्राम के लिए देन अगेन फिर अगर उससे नहीं मिलती है तो फिर उसे फीमेल ओनली पूल ऑफ ओबीसी एनसीएल के लिए बैठाएंगे एंड फॉर अगेन शी विल बी टेकन फॉर जेंडर न्यूट्रल पूल ऑफ ओबीसी एनसीएल तो इसका जस्टिफिकेशन यही है ना कि क्या कहते हैं अगर पहले तो ये चेक किया जाएगा कि इज दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर जनरल सीट्स और नॉट सो पहले तो अटेम्प्ट ये सब बनाएंगे कि उसको जनरल सीट उसकी कैटेगरी की चॉइस का उसे प्रोवाइड किया जाए यूजिंग द जनरल सीट सो दिस इज the point number 5 and moving to important note so here it is an important note इन्होंने just बड़ा सा दिया है creating an allocation of supernumerary seat is fundamentally different from reservation मतलब इन्होंने बस एक चीज़ पॉइंट क्लैरिफाई किया है कि आप ये मत समझना कि जो supernumerary सीट्स है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये किसी टाइप का रिजर्वेशन है बस इन्होंने एक चीज़ इन्होंने बस यही चीज़ कहा है इन्होंने किसी प्रोग्राम में 80 जेंडर न्यूट्रल सीट्स लिया है जिसमें क्या कहते हैं 20 फीमेल ओनली सीट्स हैं और इन्होंने कहा जो टॉप 20 रैंकर्स जिन्होंने ऑप्ट किया फीमेल्स के लिए एंड नेक्स्ट 80 रैंकर ऑप्टिंग फॉर प्रोग्राम और नॉन फीमेल इन्होंने बताया जो 80 जेंडर न्यूट्रल सीट है 80 बॉयज़ के लिए फिक्स है इन्होंने 20 फीमेल के लिए फिक्स है तो जो उन्होंने कहा जो टॉप 20 फीमेल होंगी ना वो सबसे पहले फीमेल ओनली सीट्स में ही जाएंगी ना कि ये पहले जेंडर न्यूट्रल में आ जाएंगी और फिर एलोकेशन होगा जो 80 जेंडर न्यूट्रल सीट्स के लिए विच इज़ नॉट रिजर्व एंड विच इज़ मेनली फॉर जेंडर न्यूट्रल स्पेसिफिक तो उसके लिए कि उन्हें कंसिडर पहले नहीं किया जाएगा लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर फीमेल सीट्स फॉलोइंग एलोकेशन सिमिलर और इक्विवेलेंट टू रिजर्वेशन देन द टॉप 20 फीमेल रैंकिंग फीमेल वुड फर्स्ट बी allocated top 20 gender neutral seat first and therefore the remaining 80 minus 20 इन्होंने बस ये कहा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कि फीमेल ओनली सीट पर फॉलोइंग एलोकेशन उस पर फीमेल ओनली सीट पे कोई एलोकेशन हो रहा है जिसमें टॉप 20 रैंक वुड बी फर्स्ट चले जिसमें जो टॉप 20 रैंकर्स हैं वो एलोकेट हो जाएंगे एंड उसके बाद जो रिमेनिंग 80 माइनस 20 जेंडर न्यूट्रल सीट में से भी 20 सीट जो होगी वो फीमेल कैंडिडेट्स को अलॉट कर दी जाएगी एंड द रिमेनिंग 60 विल बी टेकन फॉर द नॉन फीमेल कैंडिडेट्स दिस इज ओनली नाउ there is a clear separation of gender neutral and female only vertical so I don't think so we need to discuss much on that so moving further so it is an important point this is the point number 16 upgradation how the seats are upgraded so according to my assumption कि मैंने क्या realize किया in the josaa counselling कि seat there is a very minimal chances for the upgradation of seat for example आपने according to आपने चॉइसेस एंड अकॉर्डिंग टू योर रैंक सो आई डोंट नो कि क्या कहते हैं सीट इन जनरल मेरी तो अपग्रेड नहीं हुई जस्ट बस मैं ये शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन यू तो उन्होंने क्या कहा अपग्रेडेशन ऑफ प्रोग्राम सेक्शन सपोज अ कैंडिडेट विथ एससी कैटेगरी उसे सीट अलॉट हुई एससी में ऑल्सो सपोज दैट कैंडिडेट 2 रैंक लिस्ट में आ रहा है सीआरएल में एससी में तो इन्हें सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन के लिए ये भी अटेम्प्ट दिया जाएगा कि इनकी ओपन से अगर अलॉट हो सकती है और उनकी मतलब चॉइस अपर चॉइस में ही जाएगी कि क्या कहते हैं जो आपने प्रेफरेंशियल आपका बेटर चॉइस में ही जाएगी लेकिन उन्हें पहले ये ट्राई करेंगे कि ओपन सीट से अलॉट किया जाए सो दिस इज अ टाइप ऑफ एल्गोरिथम दे आर यूजिंग सो रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ सो इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन और फिलिंग कैसे करना है एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए सो point number 35 says that registering and filling in choices of academic programs in various institute so you have to log in josaa NIC
in, and after that everything you have got mainly, so there is no need you have to log in it bus, and you have to fill your own choices on the online portal, and it is basically free of cost. Yeah, already they have taken so much of amount, so for what they will be taking much now. And a candidate may be eligible for seat allocation on and if a candidate is parting in JOSA round, so he must clear any four exam of all these like advanced, main, B arc, B planning. So all these. Even for candidates who are eligible to participate in JOSA based on any two or any three, only one seat from the choices field is made available. You will be made available only one choices, not all the. If you think that I have cleared three exams, I am participating to three exams, so I should need three seats. So it is not made so. Only one seat will be allocated to a particular one candidates. So it is like an atomic value. नाउ पॉइंट नंबर 35, कैंडिडेट्स आर गिवन अ 10 डे विंडो टू फिल देयर चॉइस। यार ये आपको 10 दिन का पूरा मौका देते हैं कि आप मतलब पूरी रिसर्च पीएचडी कर लो इस पे। और ये आपको दो मॉक सीट एलोकेशन भी देते हैं, लाइक मैनी आई हैव ऑब्जर्व मैनी कैंडिडेट्स, सो बस ये मॉक सीट एलोकेशन को मजाक में लेते हैं, विच इज बेसिकली ऑन द 7th and 9th डे दे हैव रिटेन इट। सो एंड द 10 डे विंडो विल नॉट बी एक्सटेंड। इनका पहला यही है कि ये भाई ये एक्सटेंशन नहीं करते हैं 10 दिनों के बाद, बस ऑलरेडी इसमें ये है कि आप अपनी चॉइसेस फिल कर दोगे एंड आफ्टर 10 days if you want to within 10 days if you want to rearrange your choices you may rearrange, otherwise it will be itself. If you want to lock your choice, so lock it before the definite period, before the last 10 day, otherwise it will be already locked. But one thing you have to remember, that you have to save your choices. So in point number 39 it is already written what I have explained before, that you have to lock their choice on before the choice filling. If you do not lock their choice, saved choices will be locked automatically. एज यू ऑल नो कि यार आपकी जो सेफ चॉइसेस होंगी ना उसको कंसीडर कर लेंगे अगर आपने लॉक नहीं की तो। एंड फॉर कैंडिडेट कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ चॉइस और एनी मोर कोर्स इन और डिलीट। यार आप उसके बाद डिलीट नहीं कर सकते डेडलाइन के बाद। आप अगर ऐसा चाहो कि फर्स्ट राउंड का एलोकेशन हो गया, आप चाहते हो कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड के लिए मैं फिर से क्या कहते हैं रीअरेंज कर सकूं अपनी चॉइसेस और बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस, तो ऐसा जोसा वोंट बी गिविंग यू सच ऑप्शन। दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस आर बेसिकली अवेलेबल इन जैक। So according to me, like Jack are following now new day policy, they are much far better than these JOSA people. And point number 18, provision offer to seat and its confirmation. So it is a candidate responsibility to log into JOSA portal। भाई ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि रोज आप JOSA portal चेक करें और सीट क्या एलोकेट हुई है। एंड दे हैव सेड दैट शेड्यूल ऑफ JOSA एक्टिविटी एनेक्सर 3 में I have already discussed the annexure 3, which is basically the schedule of JOSA activities. If a candidate is allocated a seat, following steps are required in order to get the confirmation of allocated seat before the last or time specified for given round. So अगर आपको कोई सीट allocate होती है, अगर if you are allocated a certain seat, तो आपको कुछ स्टेप करने होंगे। आपको अगर अपनी सीट को कंफर्म करना है और वो हर राउंड के बीच में आपको 2 या 3 डेज देंगे कि आप जाओ वेरिफिकेशन करा लो एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज। और बेसिकली इफ अगर आपके पास कोई से भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट द मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, इफ एनीथिंग एक्स्ट्रा रिमेन्स लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ऑल दिस एंड इफ इवन आधार कार्ड, सो बस यू हैव नॉट टू वरी इट एंड बस यू हैव to give undertaking to them, like in reporting centers we have already done previously. A candidate who has been allocated a seat need to download a provisional seat allotment letter. Yeah, it is the mandatory कि provisional seat allotment letter will be uploaded on your profile using your login ID and password. You will be able to download a provisional seat allotment letter, and in the end I will definitely show my provisional seat allotment letter. It will be quite same like that, and candidate need to accept the seat allocated to him। या आपके पास 3 टाइप के ऑप्शन होंगे। So the 3 important option are free, slide और float. So these are the 3 most important options कि अगर आप खुश हैं the seat which you have got, if you are very happy with that, so you just go and freeze it. Otherwise you are not happy and if you want that कि क्या कहते हैं you want for the upgradation आपकी सीट अपग्रेड हो जाए, तो यार आप फ्लोट पे लगा के आओ। and there are option of slide also, so we will discuss further.
और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने होंगे एनेक्सर 3 में, भाई इन्होंने लिख दिया है। एंड पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। हाँ यार, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी। एंड एडमिशन फी वेरीज अक्रॉस द इंस्टीट्यूट। पहले तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी कि आपने जो सीट एक्सेप्ट की है, बेसिकली इट इज फॉर दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द सीट और नॉट, इसलिए लेते हैं कि एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल गो टू द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स एंड द फाइनल the acceptance fees which you have paid, it will be adjusted with your fees. For example, like किसी भी institute की first semester की fees 86,000 है and using josaa you have paid 35,000, so the 35,000 will be deducted from the 80 or 85,000 which is the fees for the first semester in the allotted institute. So they will deduct from 85,000 minus 35,000 and the remaining fee you have to pay at the admitting institute. Now they have written for fee seat acceptance fee, so 15,000 for SC ST general PWD EWS PW. Now, so I was discussing point number 42. So it is saying that seat will be cancelled if any time अगर कोई भी invalid documents होंगे या fraudulent होंगे. So in such cases the seat will be cancelled. And now point number 43. So there is an option to reject the allocated seat. If you want to reject the allocated seat, so do not complete the step for online reporting. बस आप कोई भी सीट allocate हुई, बस आप उसके इंटरेस्ट ही मत दिखाओ, आप ऑनलाइन ना रिपोर्ट करो उस चीज़ के लिए, तो इट विल कंसीडर एज द ऑप्शन दैट इज रिजेक्टेड बाय यू. Point number 44. Candidate who reject allocated seat cannot participate. यार आप दूसरे राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. Like in Jack, like they are very much smarter than josaa. So वो allocate करने के लिए हर राउंड में chances देते हैं. But josaa doesn't give chance to candidate if you are exit from any round. Point number 29. सो रिक्वायरमेंट फॉर डुअल वेरिफिकेशन. इसमें बस यही है कि अगर आपको इसमें देर इज नथिंग न्यू इन दैट कि अगर बस ये है कि आपको एनआईटी सिस्टम से अगर फॉर एग्जांपल इन राउंड 1 यू आर एलोकेटेड अ सीट इन एनआईटी सिस्टम एमएनआईटी इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस, इन फर्दर राउंड यू आर एलोकेटेड सीट इन आईआईटी फॉर कंप्यूटर साइंस, तो आपकी जो पुरानी वाली सीट है इट विल बी कैंसिल्ड एंड फिर आपने जैसे जो एनआईटी इलाहाबाद के लिए रिपोर्टिंग के लिए वेरिफिकेशन एनआईटी में कराई थी जाके, तो अब आपको जो है सब्सिक्वेंट आईआईटीज में जाके फॉर आईआईटी सिस्टम यू हैव टू रिपोर्ट फॉर आईआईटी ओनली, कि आपका वेरिफिकेशन फिर आईआईटी में कंसीडर किया जाएगा. अगर आप नहीं वेरीफाई करोगे फॉर योर न्यू सीट, सो बोथ द सीट विल बी फॉरफिटेड. तो जो दोनों सीटें हैं जो आपकी न्यूली अलॉटेड है एंड द प्रीवियसली विच यू have already allotted by presenting yourself at the reporting center, so both the seat will be forfeited. Now the next point is that failure to reply to the query. If you have failed to reply to any query that is raised by josaa, so you will be out of the 2020 process. And the next point is that in IIT in subsequent round, for example अगर IIT से आपकी अपग्रेड हुई किसी NIT में हायर प्रेफरेंस में, तो फिर आपको NIT सिस्टम में जाके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा. एंड इफ इन फ्रॉम NIT सिस्टम टू एनी NIT सिस्टम, अगर उसमें कुछ ऐसा अपग्रेडेशन होता है तो सो देर इज नो नीड बिकॉज यू आर इन द सेम सिस्टम, आपको डुअल बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट phenomena that is freeze, float and slide option. freeze में ये होता है ना that you are happy with your choice, आप अपनी चॉइस के साथ हैप्पी हैं और अब आप क्या कहते हैं फर्दर अपग्रेड नहीं करना चाहते किसी भी सीट को, एंड इफ यू डोंट वांट दैट फॉर एनी सब्सिक्वेंट राउंड आई वांट टू पार्टिसिपेट, तो आप जस्ट जाके फ्रीज कर दो कि आई एम हैप्पी विद माई सीट, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, तो आपकी सीट जो है फ्रीज हो जाएगी. एंड इन रिपोर्टिंग सेंटर यू विल डेफिनेटली गेट अ फॉर्म ऑफ एन एग्जर जिसमें आपके पास तीनों ऑप्शन होंगे. फ्लोट क्या होता है, लाइक यू आर अलॉटेड अ सीट इन MNNIT इलाहाबाद और आपकी किसी हाई प्रेफरेंस में MNNIT इलाहाबाद में ही इन द सेम इंस्टीट्यूट आपको कोई और बेटर ब्रांच हायर प्रेफरेंस की ब्रांच मिल रही है, तो फ्लोट उसके लिए होता है कि आप फिर कर्सर जो है वो दूसरे किसी इंस्टीट्यूट को नहीं सेलेक्ट करके फॉर द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट विच यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड उसी में ही आपकी अपर अपग्रेडेशन और प्रेफरेंस में जाएगा. एंड अगर उसके थ्रू ऐसा अलॉट होता है तो इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन, बट आई डोंट थिंक सो कि एक बार जो सीट अलॉट हुई उसमें कुछ ऐसा फर्दर अपग्रेड होता है. मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा यूजिंग फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शन. नाउ बस आप ये करिए कि इनिशियली जो है आप प्रेफरेंस एकदम सही लगाइए एंड बेस्ड अपॉन योर रैंक योर एवरीथिंग, आफ्टर दैट you must have to apply for your preference, and after that the seat is allocated and then float slide, these option doesn't work.
Now we will consider for float option. So in the slide option, I already told you that in the same institute हाई प्रेफरेंस, मतलब उसी इंस्टीट्यूट में MNIT इलाहाबाद में जो आपको प्रीवियसली अलॉट हुई है, तो अब जो अगर आगे कोई अलॉट होती है हायर प्रेफरेंस में और आपने हायर प्रेफरेंस में MNIT इलाहाबाद का कोई और ब्रांच लगाया, फॉर एग्जांपल इनिशियली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉट हुई बट इन हायर प्रेफरेंस यू हैव ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस, तो आपको MNIT इलाहाबाद से कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा इफ़ योर रैंक प्रीफर्स फॉर इट। एंड फॉर फ्लोट ऑप्शन में यही है कि आपको कोई भी बेटर हाई प्रेफरेंस मिलेगा तो आपको वो चीज़ अलॉट होगी इन फर्दर राउंड अगर आपकी रैंक उसमें आती है तो जस्ट। एंड पॉइंट नंबर डी, for candidates who choose the float or slide option, allocation of seat in an academic program of his or her higher preference would automatically result in forfeiture of seat accepted by candidate in earlier round। उन कैंडिडेट के लिए जो फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन चूज करते हैं और उनकी हाई प्रेफरेंस में कोई भी सीट अलॉट होती है तो प्रीवियसली वाली सीट जो है फॉरफिट हो जाएगी। इसका मतलब है कि योर सीट इज एन एटॉमिक और वन कैंडिडेट मस्ट हैव वन सीट ओनली, यू कुड नॉट हैव मल्टीपल सीट्स, you could not be allotted multiple seats। And point number 47, slide and float option will be available only to those candidates who are not offered admission to their first choice। slide और float ऑप्शन उन्हीं को अवेलेबल होगा जो अपनी चॉइस का जिन्हें मतलब नहीं मिलता है। तो बस यही है, अगर आपने हाई प्रेफरेंस में लगाई होगी तो इसका मतलब आपकी चॉइस कुछ और है बट आपको मिली नहीं, तो इसलिए आपने स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन चूज किया। पॉइंट नंबर 48, स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड। भाई लास्ट राउंड में कोई भी स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा बिकॉज इट इज़ द फाइनल डे ऑफ द सीट एलोकेशन। उसके बाद उन्हें सीटें नहीं बचानी है। एक्सेप्ट इन द लास्ट राउंड सीट एलोकेशन, कैंडिडेट कैन चेंज फ्रॉम फ्लोट टू स्लाइड और फ्रीज एंड स्लाइड टू फ्रीज बाय ऑनलाइन रिपोर्टिंग। बस ये है कि लास्ट राउंड को छोड़ के, लास्ट राउंड में तो आपको ऑलरेडी फ्रीज हो जाएगी या समथिंग लाइक दैट, लेकिन लास्ट राउंड में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप फ्लोट से स्लाइड चेंज करो या समथिंग लाइक दैट। 50 is that if a candidate or freeze against a seat, option cannot be changed। अगर आपने freeze लगाया इसका मतलब you are happy with the seat, you don't want to participate in further round, that's all। 51, and if during the seat allotment period you have to produce valid certificate category and allotted seat get cancel, अगर आपने जनरल EWS या चूज किया है, OBC चूज किया है, NCL चूज किया है, तो फिर आपका ये है ना क्या कहते हैं, अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए द सर्टिफिकेट so the seat will be forfeited और आपको subsequent round में updated credential मांगे जाएंगे। So you have to report again online for accepting the freshly allocated seat। For IIT candidates, if a foreign candidate, अगर कोई भी foreign candidate है उसके पास valid proof नहीं हो पाता foreign nationality का that he is a foreign candidate, या उसके पास valid proof नहीं है कि 10+2 जो सर्टिफिकेट abroad से किया, तो यार उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी बस, और उससे यही कहा जाएगा to participate in subsequent round आप updated credential अपडेट करो, अदरवाइज यू आर नॉट एलोकेटेड एनी सीट इन फर्दर राउंड्स। पॉइंट नंबर 21 विच इज रिपोर्टिंग एंड एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपकी राउंड 6 तक सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती है तो अगेन आपको एडमिटिंग इंस्टीट्यूट पे जाके वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी अलॉन्ग विद द यू हैव टू पे द इंस्टीट्यूट फीस देयर ओनली। रेमिटेंस ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, तो यार ये तो रेमिटेंस की बात इन्होंने की है ना कि लाइक आप क्लास 12th एग्जामिनेशन बोर्ड के लाइक आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया या आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट उस टाइम का नहीं है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, या री टोटलिंग हुआ, री एवेल्युएशन हुआ, तो इनका मतलब है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। एंड इफ एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास आ गया सारी चीज़ें एंड कि आपका रिवाइज्ड मार्क्स आ गया एंड व्हाट दे आर आस्किंग फॉर यू आर रेडी विद दैट, सो इट इज़ गुड फॉर यू एंड देन यू विल बी एलिजिबल। पॉइंट नंबर 26 इज अ डॉक्यूमेंट वैलिडिटी और वेरिफिकेशन। लाइक अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, अगर आपका मिस मैच हुआ जो भी आपने अपलोड किया या एक्ट ऑफ चीटिंग की, तो यही होगा फिर यू नो बेटर देन मी कि यू आर डिबार्ड, सो डोंट डू दिस प्लीज़। 66 फॉर कैंडिडेट हुज कैटेगरी डॉक्यूमेंट, मतलब आपकी सारी चीज़ें सही हैं बट आपने लगाया था कि क्या कहते हैं कैटेगरी की मैं जनरल PWD हूँ, बट ऐसा नहीं बन पाया, आपका PWD सर्टिफिकेट या इनवैलिड निकला, इट इज़ नॉट ऑफ दैट, उस फॉर्मेट का नहीं था जो फॉर्मेट चाह रहे थे, आप जनरल EWS असाइन किए, अगर आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो इसमें ही आपका क्या है ना PWD इज चेंज टू जनरल कैंडिडेट्स, आपको बस ना कैटेगरी चेंज कर देंगे बिकॉज आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो या समथिंग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू हैव वैलिड EWS सर्टिफिकेट, सो यू विल बी चेंज टू general candidates। So this was all about that।
पॉइंट नंबर 67, इफ डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी इनवैलिड, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको इनवैलिड है किसी रीजन के लिए, या आप फॉर्जरी कर रहे हो, कोई चीटिंग कर रहे हो, तो यार आप समझ सकते हो ना कि आपके साथ क्या होने वाला है. You know better than me. So I was talking about document validity and verification. So point number 65 says that during the process of document verification, if the mismatch between the document uploaded on advanced registration site and uploaded by the candidate on josaa portal is found to be due to willful forgery or act of cheating, your admission will be withdrawn. इसमें ये चीज़ कहते हैं कि अगर किसी भी प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ऐसा कोई मिसमैच फाउंड हुआ कि जिसकी वजह से देयर इज अ एम्बिग्युइटी दैट यू आर डूइंग समथिंग काइंड ऑफ फॉर्जरी, आप या धोखा कर रहे हो या एनी एक्ट ऑफ चीटिंग, तो एडमिशन कैन बी विथड्रॉन and you are debarred from further round of seat allocation. Now coming to the point number 16. So for candidate whose category document is found to be invalid, if your category document is found to be invalid, so if you can't produce a valid category of document, like mainly दिक्कत कहाँ आती है कि आप category mention कर देते हो and finally आपके पास that valid certificate नहीं बन पाता, तो इस चीज़ को लेते हुए अगर आपने जनरल पीडब्ल्यूडी असाइन किया है और आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो एंड यू आर अ जनरल कैंडिडेट, तो आपको सीधा ओपन कैटेगरी में डाल देंगे एंड दे विल चेंज यू टू जनरल डायरेक्टली. Similar is the case with EWS and all this. So you know all this very well. So moving further, there is an important point for the female candidates. So please make a note of it. If any female candidate wrongly declares that gender as male, अगर कोई चूज कर देते कि उसका जेंडर मेल है और उसको सीट एलोकेशन हुआ है इन एनी एकेडमिक प्रोग्राम, सो फीमेल कैंडिडेट्स आर रिस्ट्रिक्टेड. जो अलॉटेड सीट होगी वो कैंसिल हो जाएगी. पहली चीज़ कि अगर आप जेंडर में डिस्टिंक्शन करते हो तो योर सीट इज allotted according to something gender based, so इस वजह से your seat will be cancelled. Similarly the case with the male candidate कि अगर वो अपने आप को as a female declare करता है, so allotted seat will be cancelled. So finally हम बात करते हैं such candidate will be considered for seat allocation. Like अब आपको इसमें ऐसा तो नहीं कि हम डिबार कर दे रहे हैं या जोसा डिबार कर देंगे आपको फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट बेसिकली इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आपको चूज कर लेंगे कि नेक्स्ट राउंड से आप क्या कहते हैं सीट एलोकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आफ्टर रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक. एंड पॉइंट नंबर ई, a candidate who has declared his or her nationality as overseas citizen of India or person of Indian origin at the time of registration but fails to produce valid certificate, any seat allocated to him will be cancelled. And for seat allocation in subsequent round, updated credentials are needed. सो द पॉइंट इज़ दैट कि कोई भी अगर OCI या PIO कैंडिडेट है और वो अपनी नेशनैलिटी नहीं प्रूव कर पा रहा है किसी कारणवश, तो उसकी क्या कहते हैं कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा एंड ही विल आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड तभी विथ अपडेटेड क्रेडेंशियल्स. नाउ द पॉइंट नंबर F फॉर IITs ओनली. सो बेसिकली इफ अ फॉरेन कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस वैलिड प्रूफ, फिर से वही बात है कि अगर कोई भी फॉरेन कैंडिडेट या वैलिड प्रूफ नहीं शो कर पाता या अपनी क्या कहते हैं पासिंग सर्टिफिकेट नहीं शो कर पाता, ही इज़ फ्रॉम अब्रॉड, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा. बट ही मे बी अलाउड, सेम इज़ द केस कि सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट इम्पॉर्टेंट इज अपडेटेड क्रेडेंशियल्स. नाउ पॉइंट नंबर 68. सो फॉलोइंग रूल्स विल बी अप्लाइड. अगर किसी के साथ ऐसा कुछ स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी से लेके एरर है तो करेक्ट हो सकता है in the 2020 database of JOSA. So cancellation, for example, if other state eligibility थी and allocate हुआ होम स्टेट पे, तो सीट क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी. कि अगर आप अदर स्टेट कोटा लगना था लेकिन आपका गलती से आपने गलत होम स्टेट चूज कर लिया एंड आपका होम स्टेट कोटा है, तो सीट कैंसिल हो जाएगी. इफ़ होम स्टेट था अदर स्टेट, लाइक आप दिल्ली में आपकी एलिजिबिलिटी थी लेकिन आपने तो यूपी में ले ली और तो अदर स्टेट कोटा से लिया, तो सीट कैंसिल हो जाएगी. इफ अदर स्टेट कोटा देन सीट विल नॉट बी कैंसिल. फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन दिल्ली एंड आपकी सीट केरला में अलॉट हुई, अदरवाइज या यूपी में अलॉट हो, तो सीट कैंसिल नहीं हो पाएगी बिकॉज कोटा इज द सेम. एंड फॉर ऑल इंडिया कोटा, अगर ऑल इंडिया कोटा था लेकिन आपका होम स्टेट कोटा लगा, so and it was wrong, so seat will definitely be cancelled. So finally moving up to point number C. Candidate will be considered for seat allocation in subsequent round of seat allocation provided all other documents are satisfied.
आपको तभी कंसीडर किया जाएगा सीट एलोकेशन के लिए सब्सिक्वेंट राउंड में, जब आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करा लोगे अपने डॉक्यूमेंट्स का। नाउ द point 27, eligibility to appear in J advance in subsequent years. For example, it is very important if you have any 1 year left or something that, so you have many chances. Candidate who reject their seat during first 5 rounds and withdraw from allocated seat by completing all formalities specified herein can appear. For example, आपने क्या कहते हैं अपनी सीट एक्सेप्ट की, फिर रिजेक्ट भी कर दी विद इन 5 राउंड्स, और आपने विड्रॉ कर लिया, तो आप जी एडवांस 2021 में अपीयर करने की एलिजिबिलिटी रखते हो। पॉइंट नंबर 17, हु एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट इन एनी आईटी। फॉर एग्जांपल, आपने किसी आईटी में सीट एक्सेप्ट कर ली ऑन बाय रिपोर्टिंग ऑनलाइन, बट लेटर आप विड्रॉ नहीं करते हो 6 राउंड तक, एक्सेप्ट कर लेते हो एलोकेटेड सीट, और आप एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में भी चले जाते हो, ठीक है, और इरेस्पेक्टिव आप वहाँ पे जाके क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं, दैट डजेंट मैटर्स। आफ्टर 6 राउंड आपकी सीट तो फिक्स हो जाएगी, तो आप जो है जेईई एडवांस 2021 के लिए एलिजिबल नहीं हो, यू कैन नॉट गिव दैट बिकॉज इट विल बी सेव इन द डेटाबेस ऑफ आईआईटी एंड you could not appear for subsequent years. And coming to the point number 71, कैंडिडेट whose admission is cancelled। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंडिडेट है जिसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट होने के बाद किसी भी रीजन से, या आप फेल हो गए या समथिंग, कुछ भी किसी भी रीजन से, प्लीज़ ऐसा ना हो अकॉर्डिंग टू माई बिल, बट एनीथिंग कुड हैपन, तो you are not eligible to appear for JEE advance in subsequent years. I don't think so this point is important or not. Point number 72, the candidates who paid seat acceptance fee in 2020 but had their seat cancelled। फॉर दोज कैंडिडेट जिन्होंने अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी दी है बट उनकी सीट कैंसिल हो जाती किसी भी रीज़न की वजह से, फॉर्जरी की वजह से या समथिंग, एनी रीज़न, बट बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑफ आईआईटीज, सो दे आर एलिजिबल टू पे इन 2021 बिकॉज बिफोर 6 राउंड आपकी सीट जो है वो विड्रॉ है, तो आप कर सकते हो, यू कैन अपीयर प्रोवाइडेड द कैंडिडेट ऑल्सो फुलफिल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपके पास चांस लेफ्ट होना चाहिए, इसका मतलब यही है। एंड पॉइंट नंबर 73, कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस फोर्स डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपने फॉर्जरी की है या चीटिंग के केस में ऐसे इन्वॉल्व है, तो तो ऐसा तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं अलाउ करेगा, चाहे जे एडवांस हो और चाहे कोई छोटा भी एग्ज़ाम हो। एंड 74, कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड टू अ प्रिपरेटरी कोर्स इन एनी ऑफ आईआईटीज फॉर द फर्स्ट टाइम can appear in JEE Advance provided they meet all eligibility requirements। For example, जिन बच्चों का preparatory rank list या preparatory course में नेम आता है and they join in any IIT for 1 year preparatory, so for them क्या कहते हैं, for the first time they can appear in JEE Advance। फर्स्ट टाइम, अगर वो फर्स्ट टाइम प्रिपरेटरी रैंक लिस्ट में, देन ओनली दे कैन अपीयर फॉर JEE Advance। एंड सब्सिक्वेंट हम ये भी देखें कि दे हैव ओनली वन चांस लेफ्ट, सो दे कैन अपीयर। And point number 28, change of nationality। So at the time of registration, during online registration, अगर आप nationality change करना चाहते हो, तो following business rule apply। Let's see what are the business rules। If a candidate chooses his or her nationality as foreign national, अगर कोई भी candidate अपनी nationality as a foreign national choose करता है, so candidate won't apply for NIT। पहली चीज़, आपको NIT plus system में apply नहीं कर सकते। Candidate will have to present passport certificate, सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी एट टाइम ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग, और अगर फेल हुआ तो सेम केस, कैंडिडेट वोंट गेट द बेनिफिट ऑफ बर्थ कैटेगरी, उसे बर्थ कैटेगरी की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगी इफ इज अ फॉरेन कैंडिडेट। कैंडिडेट वोंट गेट द बेनिफिट गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ कैंडिडेट डज नॉट हैव एडवांस रैंक, सो वो सीट एलोकेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, दैट्स ऑल। एंड सब क्लॉज बी, if a candidate chooses his or her nationality as overseas citizen of India or person of Indian origin, so candidate won't get benefit of birth category even she has declared one। You may get it। The candidate has to upload OCI certificate। यार ये सब तो यार कॉमन चीज़ है, अगर आप OCI सर्टिफिकेट नहीं दोगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की सर्टिफिकेट कार्ड नहीं दिखाओगे, सो योर सीट विल बी कैंसिल। ओके, so at the time of online reporting, so what it is written, following action will be taken if citizenship of candidate is changed at time of online reporting। so अगर आपकी citizenship change होती है या कुछ ऐसा होता है तो ऐसे एक्शन हो सकते हैं। so actions देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, so बस यही एक्शन लेंगे कि एलोकेटेड सीट कैंसिल कर देंगे एंड फिर सीट एलोकेशन में उसको पार्टिसिपेट करने का
मौका देंगे, लेकिन बेस्ड ऑन कैटेगरी टैग, इफ ही हैज डन 10+2 इक्विवेलेंट इन इंडिया, फॉरेन टैग है जो भी है इक्विवेलेंट बोर्ड के लिए। और अगर नेशनैलिटी ओरिजिनली फॉरेन मेंशन है, फिर वो चेंज करते हैं इंडियन में, तो जो करंटली एलोकेटेड सीट। So I'm going to talk about the point number 27, which talks about eligibility to appear in J advance in subsequent years. So candidates who reject their seat, like those who are rejecting their seat in the first 5 rounds, like आपने सीट एक्सेप्ट की और फिर फिफ्थ राउंड तक तो आपने क्या कहते हैं विड्रॉ भी कर लिया, तो यू आर ऑलवेज एलिजिबल फॉर J advance 2021. पॉइंट नंबर 70, जो कोई भी एलोकेटेड सीट आईआईटी में एक्सेप्ट कर लेते हैं और विड्रॉ नहीं करते अंटिल 6 राउंड, एंड दे आर एलोकेटेड टू देयर एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल उन्हें मिल भी जाता है, और इरेस्पेक्टिव अगर वो वहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो या ना कर रहे हो, तो आप जे एडवांस नहीं दे सकते सब्सिक्वेंट ईयर्स में। योर कैंडिडेचर इज कैंसल्ड। And I'm going to talk about point number 71. So candidates whose admission is cancelled after being admitted to admitting institute, किसी भी रीजन की वजह से शायद आप फेल हो रहे हैं, समथिंग हो रहा हो, so I won't pray for anyone कि ऐसा हो किसी के साथ। So if someone's candidature is cancelled from the admitting institute, so is ineligible. And point number 72 is that candidate who paid seat acceptance fees and had their seat cancelled for any reason before the last round, so eligible, they are eligible, which I have said earlier also. And 73 says candidate who produce forged documents, if you are indulged in cheating any forgery, so in any exam, whether it is a small exam or a big exam, you are not able to appear, you are debarred from the exam. And for this is the point for the preparatory course, which we will discuss further. And change of nationality, so it is also important कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में इफ कैंडिडेट मॉडिफाइज हिज और हर नेशनैलिटी, अगर आप अपनी नेशनैलिटी चेंज करते हो, a subclause A says that if a candidate chooses his or her nationality as foreign national, अगर आप अपनी नेशनैलिटी फॉरेन नेशनल चूज करते हो, तो पहली चीज आपको एनआईटी सिस्टम में एडमिशन नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट इज दैट कैंडिडेट हैव टू प्रेजेंट पासपोर्ट और सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी एट टाइम ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग, आपको अपनी पासपोर्ट या सर्टिफिकेट नेशनैलिटी का ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम आपको प्रेजेंट करना होगा। कैंडिडेट वोंट गेट, आपको बर्थ कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट 4, कैंडिडेट वोंट गेट द बेनिफिट गिवन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, आपको पीडब्ल्यूडी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, इफ द कैंडिडेट डज नॉट हैव जे एडवांस रैंक, अगर आपके पास एडवांस रैंक नहीं है तो आप तो फिर सीट एलोकेशन में मत बैठो। अगर आपने नेशनैलिटी ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन चुना है, तो आपको कोई भी बर्थ कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड यू हैव टू अपलोड ओसीआई सर्टिफिकेट और पीआईओ कार्ड। सो अगर आप फेल कर देंगे, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। एट द 76 पॉइंट, एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में अगर क्या कहते हैं आईआईटीज के लिए ही सिर्फ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर आईआईटीज ओनली। अगर आपने नेशनैलिटी मेंशन इंडियन की थी, आपने रिपोर्टिंग टाइम में फॉरेन चेंज की, तो आपको बस ये एक चीज़ कहा जाएगा कि आपकी करंट जो सीट है वो तो कैंसिल हो जाएगी, आपको सब्सिक्वेंट राउंड में वो बैठाएंगे, बट जनरल कैटेगरी टैग देके, और आपको क्या कहते हैं 10+2 जो इक्विवेलेंट अब्रॉड से किया है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और अगर आपने ओरिजिनली फॉरेन मेंशन किया था, बट एट द टाइम ऑफ सीट एलोकेशन यू आर चेंजिंग टू इंडियन, सो आपकी फिर सीट जो एलोकेट होगी कैंसिल होगी, एंड आपको कंसीडर किया जाएगा सीट एलोकेशन के लिए सब्सिक्वेंट राउंड, लेकिन दे विल आस्क फॉर यू updated credentials, you will be needed the updated credentials. And now for NIT system, similar is the case but it is quite different। अगर आपने OCI ओरिजिनली मेंशन किया, फिर रिपोर्टिंग टाइम में PIO चेंज किया, तो कोई एक्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट आप उसको इक्विवेलेंट मानते हैं लोग। एंड PIO था, OCI नो प्रॉब्लम, OCI PIO और इंडियन बट हैव चेंज टू फॉरेन, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट में फॉरेन के लिए कोई जगह नहीं है, एंड यू विल बी आउट ऑफ द सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। So this is the annexure one, which is talking about various institutes that are admitting candidates and participating institutes. So there are 23 IITs, Bhilai, Varanasi, Bhubaneswar, Bombay, Delhi, Gandhinagar and all these. Till Tirupati, 23 IITs and 31 NITs. So moving further, and in NIT system, IIST Shivpur is also added, which is in Howrah, triple IT. So the number of triple ITs is still 26. Now some other state government funded or technically funded institution, partially by the central government or state government, so GFTI is also participated, and some school of planning and architecture for BArch students. These are the participating institutes.
Now, annexure 2 it talks about the performance in class 12 or equivalent examination फॉर एडमिशन टू IITs लाइक आपको यार पास तो हर सब्जेक्ट में करना है यार आप फेल होके तो यार जा ही नहीं सकते जस्ट दिस इज द शॉर्टकट and who have appeared in class 12 board examination eligible for admission through josaa provided they full all the eligibility criteria and I have already told you about the annexure 3 which I has uploaded in the previous video. So now I am going to talk about the document verifications. So these are the list of documents that to be uploaded by candidates for registration or online reporting for NIT system. Class 10th mark sheet mandatory. List of documents to be updated by candidates for registration or online registration for NIT plus system. Yeah, 10th mark sheet is very much mandatory and they also ask for Aadhaar card. Why in IIT system Aadhaar card is not needed? It is written there for DOB confirmation. And the second part is 12th mark sheet and passing certificate is also mandatory because it is very much needed and if you have been taken from the school so just go there and ask from them the passing certificate. And point number 3, category certificate is very much important and original certificate for PWD candidates in the only josaa format which josaa is prescribed. Fifth, cross bank check copy or image of passbook. Image of passbook is also applicable and if you have a cancer check it is also good. Medical certificate, I told you just go for a medical practitioner and it is very easy, within a minute they can just provide you with the medical certificate, but the format which is mentioned in josaa you have to get it done on that. OCIP IO card if applicable, passports, admit card is very much applicable. So yeah, I think you should have a three photocopies of each of these documents, so it will be very good. And the most important point is that if you have original certificate which is not mentioned in English Hindi, so translation of such certificate is very much needed and it should be certified by principal or director of other competent authority of the graduating institute. And moving to the next, so these are the documents to be uploaded by candidates online reporting for IIT. 10 mark sheet, as I told you, 12 mark sheet, but they don't be needing any Aadhaar card. I don't know why. Was certificate of category is needed, original certificate with PWD candidates, cross bank check copy or passbook anyone, medical certificate, OCI PIO card if applicable, and passport or citizenship certificate is also needed. And these are not for our and this is the annexure 5, additional business rule pertaining to the preparatory courses. So as we know that IITs conduct preparatory courses for SC, ST and PWD candidates, और in case अगर सीट जो रिजर्व है वो नहीं completely fill है तभी हम preparatory course में लेंगे. फॉर एग्जांपल जो सीट रिजर्व है इन कैंडिडेट्स के लिए और उस कैंडिडेट में उतने कैंडिडेट्स नहीं आ पा रहे तब उन्हें preparatory लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है एंड दे हैव टू एक्सटेंड द कैंडिडेट्स. उसमें क्या होता है दे विल मेड यू स्टडी फॉर 1 ईयर एंड कंडीशंस ये फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेटरी कोर्स में एनरोल्ड हैं, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग इन IIT मैड्रास एंड आफ्टर दैट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट होती है 1 ईयर बाद बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस मे बी इट कैन बी अदर इंस्टीट्यूट, सो इट वोंट बी द इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव डन योर प्रिपरेटरी कोर्स. So successful completion of course you will get direct admission 2021 and who are in the admitted to preparatory course, so you can, if it is your first time then you are eligible for J Advance 2021. Now I already told you institute at which one your preparatory course is run for candidate, it may be different from the institute allocated. Now annexure 6, so applicable only for Advanced 2020 rank list. So only candidate who appear for both paper 1 and 2, yes it is mandatory यार आपको दोनों पेपर देने हैं तभी आप कंसीडर किए जाओगे, अदरवाइज यू आर एब्सेंट. B, mark obtained by physics in J Advance will be equal to marks scored in physics part 1, like part 1 और part 2 का आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जो मार्क्स होगा, so it is already you know all these things. Aggregate marks obtained by candidate in advance is the sum of marks, like the sum is given, the total marks is the sum of PCM. D, point D, rank list will be prepared based on aggregate marks which you have got. So now if aggregate marks अगर 2 or more candidate का same होगा, so what is the tie breaking rule? So let me check it. Candidate having higher positive marks
who will get more positive marks, he will awarded higher rank. If the tie breaking criteria at step 1 fails, if both have positive marks, both have the same rank, so how to, what is the tie breaking rule? Then step 2 is followed. Higher rank will be assigned to the candidate who has obtained higher mark in mathematics. जिसके मैथ्स में ज़्यादा नंबर आएंगे वो उससे ज़्यादा अच्छी रैंक मिलेगी. इफ फिर उससे भी नहीं होता तो हमें फिजिक्स में देखना होगा. उसके बाद भी नहीं होता तो या फिर देयर इज नथिंग रिटन हियर, तो उन्हें सेम रैंक दी जाएगी. केमिस्ट्री के लिए हम नहीं देखेंगे. For point F, a candidate can appear in more than one rank list subject to the candidate satisfying the minimum marks and category criteria. अगर कोई भी कैंडिडेट एक रैंक लिस्ट से ज़्यादा में अपीयर कर रहा है तो मिनिमम मार्क्स जो मिलने चाहिए एज अ कट ऑफ, सो उसकी कैटेगरी क्राइटेरिया भी क्वालिफाई करना होगा. कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है कि ये पहली वेटिंग लिस्ट रिलीज हुई फिर दूसरी होगी. इट इज़ नॉट लाइक अ ट्रेन. So it is a medical certificate which I was talking about. So if you go to any nearby hospital, I will recommend you just don't go in any government hospital. If they will take so much of time, maybe 15 or 20 days, so I think you just go for a private medical practitioner, and within 13-15 minutes they will make for you. You just pay some money to them, and this you all know, and this is not a for business. Basically it is for the doctors only. And now it is EWS. So EWS, why is reservation for EWS so much important? As we have saw that 103rd Constitutional Amendment Act of 2019, so it has given the EWS who are not covered under any existing scheme of SC, ST and all this, so they have reserved the seat. Our government has reserved 10% reservation. So it is now, it's more hard for a general candidate to get seat. And point number 2, who are not covered under existing scheme of reservation of SC, ST and all this, and income below 8 lakh are to be identified as EWS. So these are the criteria. These are some criteria for EWS identification. 5 acres of agricultural land and above, residential flat, any of these criteria if you are satisfying, so you are under EWS. So now moving further. So thank you so much. And if you please like our video, so please do subscribe it because it is